हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ ज्योति, बीएससी सेकंड सेम स्टूडेंट एट एमएमसी अग्रोहा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या क्या आपके स्टेप्स रहेंगे, क्योंकि काउंसलिंग अब 1-2 दिन में कभी भी यूएचएसआर का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो हम इस बारे में पूरे डिटेल में प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है, कब कैसे क्या करना है। तो हम इस बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब यूएचएसआर का नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाता है तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि वो हमें डेट्स दे देते हैं कि आपकी ये रजिस्ट्रेशन की डेट है, आप इस तारीख तक चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग बंद हो जाएगी। तो ये किस तरीके से होगा? सबसे पहले आएगी आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ लास्ट रजिस्ट्रेशन आपको दी होगी। उसके बाद आप क्या करोगे, चॉइस फिलिंग, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। चॉइस फिलिंग के बाद क्या आता है, अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाता है। 2-4 दिन लगते हैं इस काम में। उसके बाद क्या है कि आपकी ऑनलाइन फीस सबमिट होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। उसके बाद है फाइनल रिपोर्टिंग इन कॉलेज। तो ये स्टेप है जो हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 तरह की सीट होती है। एक होता है स्टेट कोटा, एक होता है मैनेजमेंट कोटा। तो स्टेट कोटा में वो बच्चे आ जाते हैं जिनके जैसे कि डोमिसाइल है या फिर SC ST जनरल, जो इनकी सीटें हैं। ये सब सीटें फिल होने के बाद मैनेजमेंट कोटा की सीट्स फिल होने लग जाती है। और काफ़ी बच्चों को ये रहता है कि जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है वो कॉलेज वाले हमें देते हैं, या फिर कॉलेज वालों के हाथ में ये पावर होती है कि वो ये सीटें हमें दे दें। तो पर ऐसा कुछ नहीं होता, कॉलेज वालों के हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं होती। सारी सीट्स हमें यूनिवर्सिटी ही देती है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, काउंसलिंग के टाइम पे आपकी कोई फीस नहीं लगती, काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। तो मान लीजिए यूएचएसआर का नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया, तो उसमें क्या दिया गया होगा कि अब आपकी ये रजिस्ट्रेशन डेट है, इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपको कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है। चॉइस फिलिंग आप कैसे करोगे? चॉइस फिलिंग आपकी मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए कि अगर आपके मार्क्स कम है, आप ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको फिर कोई बेनिफिट नहीं है, आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा इसके तरीके से। तो आपको वही कॉलेज फिल करने हैं जो आपको लगता है कि आपको मिल सकते हैं आपके मार्क्स के बेस पे। सपोज करो कि आपके पास 45 कॉलेज है हरियाणा में और गवर्नमेंट कॉलेज भी है, फिर आप चाहते हो कि कोई भी कॉलेज मिल जाए, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज प्रायोरिटी पे लगा के उसके बाद सारे कॉलेज लगा दो। जैसे कि सबसे पहले हम लगा दिए PGIMS रोहतक, उसके बाद सेकंड DDU करनाल, थर्ड रह गया हमारे पास सफीदो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो अच्छे कॉलेज है MAMC अग्रोहा, और उसके बाद है MAMC बहादुरगढ़, और जो अदर कॉलेजेस हो गए जैसे कि नेशनल बरवाला। ऐसे ऐसे हम कॉलेजेस फिलिंग कर देंगे। ठीक है। तो काउंसलिंग के टाइम पे क्या देखा जाएगा कि सपोज करो आपके मार्क्स है 70, सारे कॉलेजेस के थ्रू वो मार्क्स गो ऑन होंगे। अगर आपको पहले कोई कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, जो आपने चॉइस फिलिंग में लगाए हैं। अगर नहीं मिलता है तो मान लो आपने 45 कॉलेजेस फिल कर दिए, तो लास्ट तक आपके कॉलेज चेक किए जाएंगे कि आप किस कॉलेज के अंदर जा सकते हो। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसमें ये लिखा हुआ आता है कि अलॉटेड। पर अगर आपके पास आपके मार्क्स के बेस पे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपका वहाँ पे नील या फिर नॉट अलॉटेड लिखा हुआ आएगा, या फिर ब्लैंक आता है वो। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आप ना कितने भी कोर्सेज फिल कर सकते हो कितने भी कॉलेजेस के अंदर। जैसे मान लो आप BSc नर्सिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं सबके आपने लगा दी, प्रेफरेंस लिस्ट बना दी। उसके बाद आप चाहते हो कि आप PPT के भी कॉलेज फिल कर दो, तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर आपके मार्क्स देखे जाएंगे, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, BSc नर्सिंग का मिल गया। अगर वो नहीं मिलता तो उसके बाद BPT वाले कॉलेजेस की लिस्ट देखी जाएगी, तो वो भी वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। अगर कहीं नहीं मिलता, नॉट अलॉटेड आ जाएगा। चलो मान लो, और अब मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया। ठीक है। आपकी पसंद का कॉलेज नहीं है, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो, आप ट्राई कर सकते हो। और उसके अंदर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आपको दोबारा बनानी पड़ेगी। आप चाहते हो तो उसको चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी जो फर्स्ट राउंड में लिस्ट थी वही रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप चाहते हो तो कुछ कॉलेज रिमूव भी कर सकते हो, अगर आपको बाद में पता चलता है कि आपको यहाँ एडमिशन नहीं लेना है। ठीक है। तो आप सेकंड राउंड में अपनी वो प्रेफरेंस लिस्ट चेंज कर सकते हो। सेकंड राउंड कब स्टार्ट होएगा? सेकंड राउंड तब स्टार्ट होगा जब फर्स्ट राउंड के सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए। जैसे कि अलॉटमेंट रिजल्ट वगैरह आने के बाद आपकी पेमेंट होगी। पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होती है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रोहतक में जाते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए। आप सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है।
ठीक है। कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद जो आपकी लिस्ट आती है उसके अंदर ये शो हो जाता है कि इस बच्चे ने ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट राउंड ख़त्म होने के बाद आपका क्या रहेगा, सीट मैट्रिक्स आता है, ठीक है। उसके बेस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स अभी भी वेकेंट है, ठीक है। और आप फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट रिजल्ट के बेस पे ये भी देख सकते हो कि किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ्स गई है। ज़रूरी नहीं है कि सारी सीट्स जो हमें सीट वेकेंट दिखाई गई है उतनी ही हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते, या फिर ज्वाइन करने के बाद कुछ बच्चे चाहेंगे कि उनका कॉलेज है ना जो एक अच्छे कॉलेज में अपग्रेड हो जाए। तो अपग्रेड का क्या रहता है कि आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उसके बाद भी आप चाहते हो कि आप सेकंड राउंड में कोई अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करो, तो आप अपग्रेड के लिए लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। पर इसमें क्या रहता है, आपने फर्स्ट राउंड के लिए ट्राई कर लिया, आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप अपग्रेड के लिए ट्राई कर रहे हो पर आपका अपग्रेड नहीं होता। उसके बाद इसकी जो डीमेरिट है वो ये है कि लास्ट टाइम के बेस पे मैं बता रही हूँ, आप मोपअप राउंड के लिए नहीं जा सकते, ये रहता है इसके अंदर। अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है तो आप उसी कॉलेज में रह जाओगे, अपग्रेड हो जाता है तो आप नए वाले कॉलेज में चले जाओगे, पर उसके बाद आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो नेक्स्ट मैं ये बोल रही हूँ कि जिन बच्चों के मार्क्स 110 प्लस हैं वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की ही रखें, क्योंकि उनका ये है कि अगर वो लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट कॉलेज की ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जैसे ही कुछ जो अदर कैटेगरीज होगी जनरल के बच्चों को छोड़ के उन बच्चों को मतलब सीट मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। बाकी बच्चों को फिर देखो प्राइवेट में जाना ही जाना है, लेकिन पहले मैं बोल रही हूँ लास्ट राउंड तक आप ट्राई करना ही करना, ठीक है। दूसरा क्या रहता है कि आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है ना वही रखना जो कॉलेज आपके आसपास हो। इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो एक तो प्राइवेट कॉलेजेस की ना फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप चाहो तो हॉस्टल का खर्चा आप बचा सकते हो। दूसरा क्या रहता है कि नर्सिंग में ना बहुत कम छुट्टियां मिलती है, जैसे कि 1 दिन की मिली या 2 दिन की मिली, तो उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा दूर के बच्चे रह गए हो तो आपको जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रैवल का इश्यू बहुत ज़्यादा रहेगा। इस वजह से आप जा भी नहीं पाओगे घर पे, और वो भी हो जाएगा कि छुट्टी मिली पर आप जा नहीं पाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 महीने से घर जा पाते हैं। तो बेनिफिट यही रहेगा कि आप आसपास के कॉलेजेस देखो, इससे आपका खर्चा भी बचेगा और आप घर पे भी आसानी से जा पाओगे और हो सकता है आप डेली अप डाउन कर पाओ। काफ़ी सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड डाउट्स थे, तो आप सब ना पहले काउंसलिंग से पहले ही अपने सारे डाउट्स या फिर जो भी उनके अंदर मिस्टेक्स है वो क्लियर कर लो, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा और उसके बाद भी आपको करवाने तो देखो सही पड़ेंगे ही। मेरे टाइम में भी ये हुआ था कि मेरे फादर नेम में वो प्रॉब्लम आ गई थी कि मैंने उनका सरनेम लगा दिया था, लेकिन मेरी डीएमसी में सरनेम नहीं था, तो मुझे वो ठीक करवाना पड़ा था। तो आप भी जिसके भी फादर नेम या उनके खुद के नाम या अदर कोई भी इशू है वो आप ठीक करवा लेना। दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देखो होता क्या है, आप पीजीआई जाओगे, आपको एक हॉल में बिठाएंगे, वहाँ आपको एक पेज दिया जाएगा फॉर्म, उसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है कि आपके सीईटी के अंदर इतना स्कोर आया है, आपके 10th-12th के अंदर ये परसेंटेज थी या फादर नेम वगैरह। उस फॉर्म के बेस पे आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे कि आपने क्या लिखा है और आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, ठीक है। जिन जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई एक बार ऊपर हो जाएंगे उसके बाद उनको नीचे लाया जाएगा डायरेक्टर रूम के अंदर, वहाँ पर उनका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर वहाँ पर आप सक्सेसफुल हो जाते हो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो वो कॉलेज के अंदर ये रिपोर्ट भेज देंगे कि इस बच्चे ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए, ये अब ज्वाइनिंग के लिए आएगा। उसके बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करवाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताए थे, एक बार फिर बता देती हूँ। 10th की डीएमसी, 12th की डीएमसी, आपका डोमिसिल और आईडी पर्पज़ के लिए आधार कार्ड भी अपने साथ रखना, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट आया है, जिस पीडीएफ के अंदर आपका रिजल्ट आया था, तो उस पीडीएफ का उस पेज का प्रिंट आउट रखना जिसके अंदर आपका नाम और आपके मार्क्स शो हो रहे हैं। उसके बाद आपके आ जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका 12th के बाद गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी रखना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ नहीं मांगते पर कॉलेज में चाहिए होगा, यूनिवर्सिटी के टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, ठीक है। फैमिली आईडी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मांगी जाती। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स है तो मैं आपको और बता दूंगी, पर ये तो मेन डॉक्यूमेंट्स हो ही गए, और फ़ोटो भी आपके पास होनी चाहिए आपकी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।